नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल इंडिया यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग मॉडल पेपर की एक पूरी सीरीज कर रहे हैं। तो ये हमारा मॉडल सेट 4 है। इससे पहले हमने 3 मॉडल सेट कर लिया है। ठीक है, हम लोग अपने मॉडल पेपर में केवल और केवल थ्योरी वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। थ्योरी में जो आपके 38 क्वेश्चन होते हैं, भाई आप लोग जानते हैं कि आपका पेपर 2 पार्ट में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन में 38 क्वेश्चन आपके थ्योरी के रहते हैं। ठीक है ना, तो थ्योरी वाला क्वेश्चन ही हम लोग कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। और इससे पहले भी जो भी हमने मॉडल सेट कराया है, मॉडल पेपर कराया है, उसमें भी 38 क्वेश्चन ही है। ठीक है, इस मॉडल सेट का या इस वीडियो का यदि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट का यूज करिए, globaliti.org। इस वेबसाइट से जाकर आसानी से किसी भी क्लास के पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का यूज किया जाता है। भाई ये चीज तो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जब आप लोग मशीन पढ़िएगा तो आपसे मशीन से इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मशीन की वर्किंग क्या है, वर्किंग बताओ, और जो भी उसमें उपकरण हम लोग यूज करें उसकी वर्किंग क्या है, ये चीज नहीं पूछेगा आपसे। आपसे ज्यादा से ज्यादा चीज यही पूछेगा कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है, क्योंकि आपके लेवल तक का ही क्वेश्चन पूछना चाहिए ना भाई। तो आप लोग बहुत ज्यादा डीप में किसी चीज को पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। बस आपको ये बताना है कि कार्बन को हम लोग किस मटेरियल से बनाते हैं। तो कार्बन किस मटेरियल का बना होता है आपका? कार्बन नहीं यार, ब्रश किस मटेरियल का बना होता है? ये कार्बन का ही बना होता है, कार्बन और ग्रेफाइट का, कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है आपका ब्रश। ठीक है, और ये ब्रश कहाँ पे लगे होते हैं? तो ब्रश आप लोग जानते हैं कि जैसे ये हो गया हमारा आर्मेचर, ये हो गया हमारा आर्मेचर, और आर्मेचर के एकदम बीचों बीच क्या होता है भाई? जीएनए यही होता है ना, जीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, है ना, न्यूट्रल एक्सिस। और एक होता है आपका एमएनए जनरेटर के केस में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है किस साइड में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेटर के केस में, और मोटर के केस में किधर शिफ्ट हो जाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। या फिर ऐसे कहिए कि जनरेटर के केस में जो एमएनए है हमारा, एमएनए जनरेटर के घूमने की दिशा की तरफ से शिफ्ट हो जाता है, और मोटर के केस में जो हमारा एमएनए है, एमएनए मतलब कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, या मोटर के घूमने के जस्ट विपरीत वाले दिशा में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो जनरेटर की केस में ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो जो हमारा ब्रश है वो ब्रश भी हमेशा एमएनए पे ही रखे जाते हैं, या एमएनए पे ही शिफ्ट किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रश है, इन ब्रशेस का काम ये होता है कि स्पार्किंग को रिड्यूस करेंगे। और ये किस मटेरियल के बने होते हैं? ये कार्बन के बने होते हैं या फिर ग्रेफाइट के बने होते हैं। बस इतना आपको ब्रश के बारे में समझना था। क्लियर है बात इतना? यदि इतना बात क्लियर है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? सॉलिड पोल शू का यूज क्यों किया जाता है? पहली बात तो ये बता दीजिए पोल शू किस आकार का बना होता है, पोल शू किस आकार में रहता है। तो इतनी बात सबको क्लियर होगी कि पोल शू घोड़े के नाल के आकार का होता है। ठीक है, घोड़े के नाल के आकार का। घोड़े के नाल कैसा होता है भाई? अरे जो उसके पैर में यार लोहे का एक त्रिभुजाकार आकृति होती है ना, ऐसे अर्धवृत्त टाइप का, त्रिभुजाकार नहीं, ऐसे अर्धवृत्त टाइप का जो आकृति होती है, इस तरीके का आपका पोल शू होता है। वो पोल शू कैसे बना रहता है आपके आर्मेचर में, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जैसे ये पूरा आर्मेचर बना लीजिए, पूरा आर्मेचर आप लोग बना लीजिएगा, और यहाँ पे इस तरीके की आकृति बनी होती है। ठीक है, इस तरीके की आकृति बनी होती है। ऐसे एक पोल यहाँ पे रहेगा, एक पोल यहाँ पे रहेगा, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो जो ये वाली शेप बनी हुई है, इसी शेप को हम लोग क्या कहते हैं? पोल शू कहते हैं। तो आपसे बोला है कि सॉलिड पोल शू यूज करने का क्या रीजन है, क्या कारण है कि हम लोग सॉलिड पोल शू ही यूज करते हैं? तो इसका कारण ये है कि यह चुंबकीय पाथ के रिलक्टेंस को कम कर देता है। क्या करता है भाई? ये चुंबकीय पाथ के रिलक्टेंस को कम करता है। रिलक्टेंस आप लोग जानते हैं, रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस सबको पता है भाई कि फ्लक्स प्रवाह के विरोध को ही क्या कहते हैं हम लोग? रिलक्टेंस कहते हैं भाई। जैसे कि धारा के प्रवाह के विरोध को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो वैसे फ्लक्स प्रवाह के
विरोध को हम लोग क्या कहते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं, है ना। तो उसी को ये रिड्यूस करता है आपका पोल्सो, सॉलिड पोल्सो। क्लियर है बात, इतनी बात यदि क्लियर है तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। यदि डीसी जनरेटर है हमारा, डीसी जनरेटर के ब्रश पे स्पार्किंग बहुत तेज हो रही है, स्पार्किंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण तो सबसे पहला ये हो सकता है कि इसमें रिएक्टेंस वोल्टेज अधिक बन रहा है। रिएक्टेंस वोल्टेज अधिक बन रहे हैं तो क्या ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है। देखिए रिएक्टेंस वोल्टेज से रिलेटेड कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। तो ठीक है, हम लोग अपने आंसर को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेंगे। अब देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हो आपके पास। पहला ऑप्शन है कि शॉर्ट सर्किट इन फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग में यदि शॉर्ट सर्किट होगा तो उससे क्या दिक्कत होगी मशीन में। जैसे मान लो कि ये होता है आपका फील्ड वाइंडिंग, ये होता है ना फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पे रहता है आपका आर्मेचर, यहाँ पे रहता है आपका आर्मेचर, और ये होता है हमारा लोड। ठीक है, ये होता है लोड। तो यदि ये फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड होगी तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके मशीन पे। यदि फील्ड वाइंडिंग हमारी शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगी तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स है वो फ्लक्स बनना कम हो जाएगा, फ्लक्स बनना कम हो जाएगा, तो उससे हमारी जो आर्मेचर है वो आर्मेचर अच्छे तरीके से मैग्नेटाइज नहीं होगी। तो फील्ड वाइंडिंग के शॉर्ट सर्किट के का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में यदि शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा तब तो भाई हैवी करंट फ्लो होगी, यदि हैवी करंट फ्लो होगी तो वहां पे सीधे सीधी हमारी आर्मेचर वाइंडिंग ही जल जाएगी। ये कारण नहीं हो सकता ब्रश पे ज्यादा स्पार्किंग का। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि एमएनए एंड जीएनए पोजीशन चेंज। अच्छा, अभी मैं एमएनए और जीएनए का कंसेप्ट आपको बताया हूं पिछले क्वेश्चन में। देखिए एमएनए जीएनए का कंसेप्ट क्या होता है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। देखिए ये है आपका एमएनए, ये आपका जीएनए, और ये है आपका एमएनए, है ना। जीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, जीएनए को कहते हैं जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और एमएनए क्या होता है यार, एमएनए होता है आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये चुंबकीय उदासीन है और ये ज्यामितीय उदासीन पॉइंट एक्सिस है। तो ये बोल रहा है कि यदि इसको इंटरचेंज कर दिया जाए, इसको चेंज कर, इसके पोजीशन को चेंज किया जाए, इंटरचेंज की बात नहीं किया है, कह रहा है कि इसके पोजीशन को चेंज किया जाए, तो केवल आप यदि एमएनए की पोजीशन चेंज करते तब स्पार्किंग ब्रश पे बढ़ सकती थी, घट सकती थी। लेकिन ये जीएनए को भी साथ साथ चेंज कर रहा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि जिस रेस्पेक्ट में आप एमएनए को शिफ्ट कर रहे हो उसी रेस्पेक्ट में जीएनए को भी शिफ्ट कर दे रहे हो तो आपका ब्रश पे स्पार्किंग ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, केवल और केवल आप एमएनए को शिफ्ट करते, जीएनए को कांस्टेंट रखते या जीएनए को स्थिर रखते तब ब्रश पे स्पार्किंग बढ़ जाती। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी तो आपका गलत हो गया। बचा लास्ट में टू मच स्प्रिंग टेंशन एट ब्रश। हाँ, ये कारण भी हो सकता है। देखिए ब्रश लगाए कैसे जाते हैं आपके कम्यूटेटर पे, ब्रश स्प्रिंग की सहायता से लगाए जाते हैं। स्प्रिंग पीछे से उसमें कौन सी एनर्जी देता रहता है, स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पहले तो ये बता दो कि स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर रहती है। जैसे एक बार आप स्प्रिंग को ऐसे दबा देते हो तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर रहेगी भाई, इसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब ये जब एक बार संपीडित हो जाता है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो गई। अब ये ऊर्जा क्या करती है कि उस जो ब्रश है, ब्रश सेगमेंट है, उस ब्रश को धक्का देता रहता है कम्यूटेटर की तरफ। तो यदि ये स्प्रिंग को आप बहुत ज्यादा संपीडित कर दिए, मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा का प्रेशर ज्यादा है, तो वो कम्यूटेटर पे ज्यादा प्रभाव डालेगा, कम्यूटेटर पे ज्यादा प्रभाव डालेगा तो वहां पे भी स्पार्किंग आपकी तेज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं। भाई देखिए आपके पास स्पीड कंट्रोल के 3 मेथड हैं। डीसी मशीन के स्पीड कंट्रोल के 3 मेथड है। पहला है आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड, पहला है आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है। दूसरा है आपका फील्ड कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड,
और तीसरा है आपका वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तीसरा है आपका वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ये 3 मेथड होते हैं स्पीड कंट्रोल के, करेक्ट है। इसमें जो आर्मेचर कंट्रोल है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड आपका बिलो द बेस स्पीड कंट्रोलर है। मतलब कि इसके द्वारा हम लोग कौन से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। बिलो द बेस स्पीड कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो एज एग्जांपल कि आपकी मशीन 1000 आरपीएम पे घूमने वाली है, आपकी मशीन 1000 आरपीएम पे घूमने वाली है, तो आर्मेचर कंट्रोल के द्वारा आप किस स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे, 1000 से नीचे की स्पीड को ही। 1000 जो है, 1000 जो आरपीएम जो मैं बोल रहा हूं, ये कौन सी स्पीड होगी हमारी, ये स्पीड होगी बेस स्पीड। कौन सी स्पीड, बेस स्पीड होगी। और इससे नीचे की स्पीड को ही हम लोग इस विधि के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, आर्मेचर कंट्रोल विधि के द्वारा। इसीलिए इसको कहते हैं बिलो द बेस स्पीड, बिलो द बेस स्पीड कंट्रोल, बेस स्पीड, ठीक है। अच्छा, फील्ड कंट्रोल मेथड कौन सा होता है भाई, फील्ड कंट्रोल के द्वारा हम लोग अबव द बेस स्पीड की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि यदि हम 1000 का एग्जांपल लिए हैं आपसे, 1000 आरपीएम का, तो 1000 आरपीएम से अधिक की जो स्पीड होगी, उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग फील्ड कंट्रोल मेथड यूज करेंगे, ठीक है। और वोल्टेज कंट्रोल मेथड के द्वारा हम लोग कौन से स्पीड को कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल मेथड के द्वारा हम लोग दोनों तरह के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। वोल्टेज को रिड्यूस करके, वोल्टेज को कम करके हम लोग बेस स्पीड से नीचे की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा के हम लोग बेस स्पीड से अधिक की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर्स बिलो नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड या फिर बेस स्पीड। तो यहां पे आर्मेचर कंट्रोल मेथड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहां ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फील्ड कंट्रोल किस लिए है, अबव द बेस स्पीड। ये किस लिए है भाई, अबव द बेस स्पीड कंट्रोल के लिए है। ये दोनों तरह की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, बिलो द बेस स्पीड और अबव द बेस स्पीड भी। और जो वार्ड लियोनार्ड मेथड है, वार्ड लियोनार्ड मेथड को आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि वार्ड लियोनार्ड मेथड को और कौन सा मेथड हम लोग कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी है। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग कि वार्ड लियोनार्ड मेथड को हम लोग वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं, वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी कहते हैं, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी कहते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम लोग, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है। श्रेणी एफ इंसुलेशन, भाई ये कौन सी श्रेणी है, आप लोगों को पूरी श्रेणी पता है कि नहीं, पूरी सीरीज पता है कि नहीं इसकी। यार मैं कई बार आपको चार्ट बनवा दिया हूं, फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं कि सबसे पहला कौन सा होता है, वाई ए ई, फिर होता है आपका बी एफ, फिर सी, और एक लास्ट में कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। ये 6 आपके इंसुलेटर के टाइप, इंसुलेटर के क्लास है। मतलब जो भी आपके पास इंसुलेटर है, उन इंसुलेटर के टेम्परेचर को इतने भाग में बांटा गया है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान इसमें से कौन सा हो जाएगा, श्रेणी एफ का हो जाएगा 155 डिग्री सेल्सियस, 155 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। मैं इसको याद करने का एक तरीका बताया था ना कि आए थे इंजीनियर बनने, फेल होकर चल दिए, फेल होकर चल दिए, फेल होकर चल दिए, यही बताए थे ना भाई। वाई का मतलब आए थे ना, तो ये हो गया आपका वाई, और ए इंजीनियर बनने का ई लिख दिया मैंने, फिर बनने का बी लिख दिया, ठीक। फेल को श्रेणी एफ बोले हैं, और चल दिए होकर ना, तो हो को एच से, हाँ को एच से लिखते हैं ना, और चल दिए को सी हमने लिख दिया। तो यहां से टेम्परेचर लिख लीजिए कि इसका 90 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 105 डिग्री सेल्सियस होता है, फिर इसका होता है आपका 120 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे इसका होता है आपका 130 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है आपका 130 या 135, इसका 155 डिग्री सेल्सियस होता है,
फिर सी वाले का होता है आपका 180 डिग्री सेल्सियस और एच का भी लगभग 180 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इसका थोड़ा सा 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग, जैसे मोटर में आपकी आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है तो उसका परीक्षण करने के लिए किस विधि का हम लोग यूज करते हैं ये आपको बताना है। तो भाई ये पिछले वाले मॉडल सेट में हमने आपको बताया था कि किस तरह से मोटर की वाइंडिंग का परीक्षण करते हैं हम लोग। आपने एक अलग से डिवाइस देखा था, ग्राउलर। ग्राउलर का नाम सुना है आपने? इसका यूज हम लोग किस लिए कर रहे थे और इसका यूज करके कौन कौन सा हम लोग परीक्षण कर ले रहे थे? ग्राउलर में एक आपने देखा था कि ऐसे एच आकृति, एच टाइप के दो मैग्नेट हमने लिया था, फिर इसमें एक वी शेप बना हुआ था, ऐसे वी शेप बना हुआ था और इसी पे हमने क्या रखा था अपना, इसी पे हमने अपना आर्मेचर रखा था। आर्मेचर रख के और तब फिर हमने इसका टेस्टिंग किया था, वाइंडिंग का टेस्टिंग हमने किया था, है ना। यहाँ पे हमारा आर्मेचर रखा हुआ था और इसमें हमने टेस्टिंग किया था। इस ग्राउलर के द्वारा हम लोग 3 तरह का टेस्टिंग करते हैं। पहला शॉर्ट सर्किट टेस्ट, दूसरा आर्क टेस्ट और तीसरा कौन सा टेस्ट होता है? एक होता है हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एक ग्राउंड टेस्ट और तीसरा कौन सा होता है यार? तीसरा हमें नहीं याद आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा कौन सा है। बाकी इसका यूज हम लोग ग्राउलर का यूज करके हम लोग मोटर की वाइंडिंग का टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, तीसरा आपका है ओपन सर्किट। चलो तीनों का नाम लिख लो, तीसरा भी नाम याद आ गया है, लिख लीजिए। पहला है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट, दूसरा है आपका ग्राउंड टेस्ट, ठीक है, तीसरा है आपका ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट, ये 3 तरह के टेस्ट हम लोग कर रहे थे ग्राउलर के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि डीसी कंपाउंड मोटर में मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? यदि मोटर के घूमने की दिशा बदलना है आपको तो आप दो विधि द्वारा इसके घूमने की दिशा को बदल सकते हैं। कौन कौन से 2 विधि हैं? एक, या तो आप फील्ड का कनेक्शन चेंज कर दीजिए या फिर सप्लाई का कनेक्शन चेंज कर दीजिए। दोनों में से किसी एक को करेंगे तब जाके इसके घूमने की दिशा बदलेगी। यदि आप दोनों काम एक ही साथ कर दें, मतलब आपने फील्ड का कनेक्शन भी चेंज कर दिया और आपने सप्लाई का भी कनेक्शन चेंज कर दिया, तो अब जो आपकी मोटर है वो जिस डायरेक्शन में पहले मूव कर रही थी अभी भी उसी डायरेक्शन में ही मूव करेगी। दोनों में से किसी एक का जब आप यूज करेंगे तो वो होगा, उस समय आपका जो डीसी कंपाउंड मोटर होगी उसके घूमने की दिशा चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या कह दिया, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, बाय इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल्स, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ बोथ फील्ड एंड आर्मेचर करंट। देखिए दोनों को यदि चेंज करेंगे एक साथ तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात मैं अभी आपको बताया हूं। बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ सीरीज फील्ड करंट, सीरीज फील्ड करंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आर्मेचर करंट से इफेक्ट जरूर पड़ेगा। जैसे आप सप्लाई चेंज करेंगे तो भाई आर्मेचर करंट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उस समय आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है आपको? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट। यदि आर्मेचर करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो कंपाउंड मोटर के घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। स्टार्टर का प्रतीक क्या है? भाई देखो यहाँ पे स्टार्टर का सिंबल बना दिया हुआ है, तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये DOL स्टार्टर है आपका। और यदि स्टार डेल्टा स्टार्टर रहता तो उसके लिए क्या बनाता? उसके लिए आपका यहाँ पे एक इस तरीके से डेल्टा का आकृति बना देता। ठीक है, डेल्टा की आकृति बना के फिर इसके अंदर इस तरीके से बना दिया रहता, तो वो हो जाता आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। बस ये सिंबल दिया हुआ है तो बस सिंबल आपको याद रखना है। स्टार डेल्टा के लिए, स्टार डेल्टा की बात किया है ना यहाँ पे, स्टार डेल्टा के लिए ये हो जाता। ठीक है, चलिए अब आपसे बात किया है कि पिच फैक्टर क्या होता है। पिच फैक्टर का फार्मूला आपको बताना है। पिच फैक्टर का फार्मूला क्या बन जाता है यार? पिच फैक्टर का फार्मूला हो जाएगा वाइंडिंग पिच अपॉन
पोल पिच, वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच, वाइंडिंग पिच के या फिर क्वाइल पिच के, तो क्वाइल पिच अपॉन पोल पिच, ये होता है आपका पिच फैक्टर। हमने जब आपको थ्योरी कराया तो वहां पे यही बताया कि क्वाइल पिच अपॉन पोल पिच ये होता है हमारा पिच फैक्टर। तो वाइंडिंग पिच के या क्वाइल पिच के ये बात बराबर है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि सिंक्रोनस मोटर जो है हमारी, वो सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कब काम करती है, कब काम करती है। तो ये एक तो कंडीशन बनती है, इस कंडीशन को थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस जनरेटर की तरह कब बिहेव करती है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंट नोट करिए कि सिंक्रोनस मोटर को जब ओवर एक्साइटेड किया जाता है, ओवर एक्साइटेड किया जाता है, तो मोटर लीडिंग नेचर या लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करने लगती है, इसी अवस्था को, मोटर के इसी अवस्था को, कौन सी मोटर, सिंक्रोनस मोटर के इसी अवस्था को सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं, सॉरी सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं, ठीक है। तो आप यदि सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर बनाना है तो वो कैसे बनेगा, वो उसके एक्साइटेशन में चेंज करके हम लोग आसानी से सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर बना सकते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, वेरिंग द रोटर एक्साइटेशन, यस ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोटर एक्साइटेशन को चेंज करके हम लोग आसानी से मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह चला सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि which loss is determined by no load test of 3-phase इंडक्शन मोटर। 3-phase इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट यदि किया जा रहा है तो नो लोड टेस्ट के द्वारा हम लोग कौन सा हानि मेजर करते हैं, आपको यह बताना है कि नो लोड टेस्ट के द्वारा कौन सा हानि मेजर किया जाता है। तो देखिए जब भी हम लोग नो लोड टेस्ट करते हैं तो नो लोड टेस्ट में जो मोटर होती है आपकी, मोटर का सेकेंडरी साइड, जैसे मान लो कि ये हो गया आपका मोटर, ठीक है, ये हो गया आपका मोटर, ऐसे हम मोटर बना दिए यहाँ पे, ये हो गया आपका मोटर, ठीक है। चलिए तो मोटर का जो सेकेंडरी साइड होता है या मोटर का जो रोटर होता है, रोटर को हम लोग लोड से कनेक्ट नहीं करते हैं, मोटर को लोड से कनेक्ट नहीं करते हैं। इधर क्या रहता है, ये पूरा ओपन रहता है। ये यदि पूरा ओपन रहता है तो इस समय हम लोग किस लॉस को मेजर करते हैं, इस समय हम लोग मोटर के अंदर आयरन लॉस को मेजर करते हैं कि मोटर में कितना आयरन लॉस हो रहा है। और जब इसका ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं या फिर फुल लोड टेस्ट करते हैं तो उस समय हम लोग इंडक्शन मोटर के कॉपर लॉसेस को मेजर करते हैं कि इंडक्शन मोटर में कितना कॉपर लॉस होगा, वो किसके द्वारा मेजर करते हैं, वो हम लोग ब्लॉक रोटर टेस्ट द्वारा मेजर करते हैं, ठीक है। तो नो लोड पे कौन सी हानि को मेजर करेंगे हम लोग, नो लोड पे हम लोग लौ हानि को मेजर करेंगे, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा। कॉपर लॉस मेजर करने के लिए क्या करेंगे भाई, कॉपर लॉस हो या फ्रिक्शन लॉस हो या फिर आपका वायु लॉस हो, इसको मेजर करने के लिए हम लोग ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग कि मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है। मोटर कुछ देर चल तो रही है सही से, लेकिन कुछ देर बाद उसका फ्यूज उड़ रहा है, मतलब कैसे फ्लाइंग नहीं कर रहा है, उसका फ्यूज का जो कंडक्टर है, फ्यूज कंडक्टर वो मेल्ट कर जा रहा है। तो इसका रीजन क्या है,
विवेक सर हमारे साथ हैं, विवेक सर थोड़ा थोड़ा मस्ती करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्यूज कंडक्टर यदि बार बार मेल्ट कर रहा है तो इसका क्या रीजन है भाई? देखिए, हम आपको बताए थे कि कभी भी फ्यूज कंडक्टर फ्यूज हम लोग लगाते हैं तो हमेशा हमेशा कंडक्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और इस ये एक किस तरह का डिवाइस है? ये एक तरह का आपका सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस मतलब कि ये क्या करेगा? ये भाई हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। किससे? जब ओवर करंट फ्लो होगी, यदि सर्किट में कभी ओवर करंट फ्लो होने लगती है तो उस समय फ्यूज का काम ये होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे वाइंडिंग को। जहां पे भी हम लोग यूज कर रहे हैं उस परिपथ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा हमारा फ्यूज, ठीक है। तो हम लोग हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और इसकी रेटिंग किस में होती है? इसकी रेटिंग हमेशा एम्पियर में होती है। आप यदि मार्केट में कभी फ्यूज खरीदने जाते हो तो आपको एम्पियर के हिसाब से फ्यूज मिलता है, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, फिर 32 एम्पियर, इस तरह से आपको फ्यूज मिलता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे मान लीजिए कि आप 16 एम्पियर का करंट, आप 16 एम्पियर का फ्यूज खरीदे हो, ठीक है, और इसमें जो फ्यूज वायर लगा हुआ है, इसमें जो फ्यूज वायर लगा हुआ है, ये फ्यूज वायर कितने एम्पियर का करंट बियर कर पाएगा? 16 एम्पियर का करंट। यदि यहां से अधिक करंट फ्लो होने लग रही है तो क्या होगा? ये जो हम लोग फ्यूज वायर यूज करते हैं फ्यूज में, वो एलिमेंट या वो वायर बहुत ही, उसका गलनांक बहुत ही कम होता है। ऐसा हम लोग वायर यूज ही करते हैं। यदि ये बहुत जल्दी नहीं गलेगा तो हमारी सर्किट पहले खराब हो जाएगी और फ्यूज बाद में खराब होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो फ्यूज वायर या फ्यूज एलिमेंट लेते हैं वो उस एलिमेंट का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रखते हैं, ठीक है। आपसे ऑप्शन में, आपसे क्वेश्चन में बोला है कि वही फ्यूज एलिमेंट बार बार खराब हो जा रहा है या बार बार मेल्ट कर जा रहा है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो आपका इंसुलेशन है मशीन में, जो इंसुलेशन है वो इंसुलेशन सही तरीके से नहीं है। वहां पे एक्सेसिव करंट का फ्लो हो रहा है आपके मशीन में, ठीक है। तो पुअर इंसुलेशन इन वाइंडिंग, वाइंडिंग में इंसुलेशन क्या है? वाइंडिंग में इंसुलेशन पुअर है। इसी वजह से हमारा जो फ्यूज है, फ्यूज वायर बार बार मेल्ट कर जा रहा है, ठीक है। चलिए, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए देखिए भाई, हार्ड डिस्क जो होती है आपकी, उसको चलाने के लिए हम लोग स्टेप में चलाते हैं। जैसे आपको हार्ड डिस्क चलानी है तो हार्ड डिस्क जितना आप चलाना चाहते हो या जितना देर तक मूव कराना चाहते हो, बस उतना देर तक ही मूव करे, आपके डिजायरेबल स्पीड से वो मूव करे। इसके लिए हम लोग वहां पे क्या यूज कर लेते हैं, या उसके लिए हम लोग स्टेपर मोटर का यूज करते हैं। और हिस्टैरिसीस मोटर का यूज सबको पता होगा कि हिस्टैरिसीस मोटर का यूज कहां पे करते हैं हम लोग? अक्सर इसका यूज रिकॉर्डिंग के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए इसका यूज करते हैं। क्योंकि जो आपकी हिस्टैरिसीस मोटर होती है, हिस्टैरिसीस मोटर का स्पीड बहुत स्मूथ होता है। ये बिना आवाज के, एकदम बिल्कुल आवाज नहीं करती है, एकदम साइलेंटली चलती है ये मोटर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है? देखो भाई, हम लोग क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में हम लोग क्वेश्चन ऐसा सेट कर रहे हैं कि यदि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपसे तो आप लोग उस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक पहले समझ लो। एक क्वेश्चन करने पे आप लोग को 2-3 क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाते होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसी तरह से मॉडल से पेपर सेट भी कर रहे हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो मैं आपसे दिया हूं, ये क्वेश्चन मतलब 100% कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में टकराएगा। आपसे ये हमारा वादा है कि 100% ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे टकराने ही वाला है। अब यहाँ पे बात किया है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच करता क्या है मशीन में। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच देखिए, हमेशा और हमेशा कहां पे यूज होता है? ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यूज होता है, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यूज होता है। और केवल एक ही ऐसी मोटर है जहां पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज हम लोग नहीं करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, वो है हमारा परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर। परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं करते हैं। और परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर का एग्जांपल कौन कौन सा हो सकता है? उसके लिए एग्जांपल आपको मैं बताया था कि आपका जो सीलिंग फैन है ये भी परमानेंट कैपेसिटर टाइप का मोटर है, और जो आपका टेबल फैन है वो भी परमानेंट कैपेसिटर टाइप का ही मोटर है, या फिर आपका जो टुल्लू वाला पंप होता है वो भी परमानेंट कैपेसिटर टाइप ही मोटर है। टुल्लू कहें या फिर समरसेबल कहें, समरसेबल तो नहीं कह सकते, समरसेबल का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अलग है।
ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम इसमें इतना होता है कि जैसे देखिए जो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है। उसमें कितने तरह की वाइंडिंग होती है भाई? दो तरह की वाइंडिंग होती है। एक होती है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होती है आपकी रनिंग वाइंडिंग। एक होती है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होती है आपकी रनिंग वाइंडिंग। तो इन दोनों वाइंडिंग में फेज डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए हम लोग अलग अलग विधि यूज करते हैं। कहीं पे कैपेसिटर लेते हैं, कहीं पे इंडक्टर लेते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग फेज डिस्प्लेसमेंट कराते हैं। ठीक है। अब जैसे शुरू में एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग के समय हमें फेज डिस्प्लेसमेंट की जरूरत रहती है क्योंकि भाई दो अलग अलग डायरेक्शन में हमें टार्क जनरेट करने रहते हैं उस समय। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हमें ज्यादा से ज्यादा दोनों फेज के बीच में, या फिर ये कहिए कि जो करंट यहाँ पे बढ़ रही है, एक स्टार्टिंग करंट और एक आपकी रनिंग करंट, तो इन दोनों करंट के बीच में ज्यादा से ज्यादा गैप चाहिए हमें। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या चाहिए भाई? पावर फैक्टर इनका अधिक चाहिए स्टार्टिंग के समय। ठीक है। यदि फेज डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच अधिक नहीं होगा तो हमारी मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। तो जब हमें मोटर स्टार्ट करनी रहती है तो उसमें फेज डिस्प्लेसमेंट ज्यादा चाहिए रहता है। फेज डिस्प्लेसमेंट के लिए ही हम लोग अलग से इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कहीं कैपेसिटर लगाते हैं, कहीं पे आपका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग आपका हाई रेजिस्टेंस और लो इंडक्टेंस का होता है, और जो रनिंग वाइंडिंग है वो हाई इंडक्टेंस और लो रेजिस्टेंस का होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज होता है वो इस फ्यूज को हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और यह बस इतना काम करता है कि एक बार जब हमारी मोटर मूव कर जाती है, मतलब कि इसकी स्पीड लगभग 75 से 80% तक चली जाती है, तो यह स्टार्टिंग वाइंडिंग को मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन कट करने का काम करता है। बस यही काम है आपके सेंट्रीफ्यूगल स्विच का। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है? बस एक बार मोटर की स्पीड 70 से 80% के करीब पहुंच जाए तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को कट कर देगा। ठीक है। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या? डिस्कनेक्ट द रनिंग वाइंडिंग आफ्टर। भाई रनिंग वाइंडिंग को ही यदि ये हटा दे तो क्या आपका मोटर रन कर पाएगा? नहीं ना। डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग, जी हाँ, स्टार्टिंग वाइंडिंग को, जिसका काम क्या था? केवल मोटर को स्टार्ट कराना। एक बार मोटर स्टार्ट हो गई इसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग का हमारा काम नहीं है। ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच बस यही काम करता है कि जब मोटर 75 से 80% तक अपनी स्पीड पा लेती है तो उस समय ये उसके कनेक्शन को कट करा देता है। ठीक है। चलिए, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियम की गणना करने के लिए किस सूत्र का यूज किया जाता है? तो भाई देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है V नो लोड माइनस V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड। ठीक है। ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है। और यदि आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन को यदि आप परसेंटेज में लिखना चाहें तो परसेंटेज में हमें लिख लीजिए V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड इंटू 100। ठीक है। ये हो जाएगा आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन की कौन सी वैल्यू बेहतर मानी जाती है? ये मतलब वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू कितना आए तो उसको बेहतरीन माना जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन यदि 0 आ रहा है, वोल्टेज VR की वैल्यू यदि 0 आ रही है तो उसको सबसे बेहतरीन वोल्टेज रेगुलेशन माना जाता है। और यदि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू 1 आ रही है तो वो एकदम पुअर वोल्टेज रेगुलेशन है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा, V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड इंटू 100। ठीक है। चल भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन की घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर? हाँ देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कंसेप्चुअली क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ पे पूछा है कि रोटेटिंग फील्ड लेने के पीछे क्या लॉजिक है। क्या हम लोग जैसे डीसी मोटर पढ़े थे तो डीसी मोटर आपने क्या किया था? आपने फील्ड को कांस्टेंट रखा था, मतलब फील्ड को स्थिर आपने रखा था और आर्मेचर वाइंडिंग को आपने घुमाया था। भाई डीसी मोटर में आपने ये देखा था ना, डीसी मशीन कैसे बनाया था? यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग थी और यहाँ था हमारा मोटर
सॉरी आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे थी, और यही आर्मेचर वाइंडिंग रन भी कर रही थी, या यही आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट भी कर रही थी, है ना। जो हमारा फील्ड वाइंडिंग था ये कांस्टेंट था, या फिर ये कहिए कि स्टेबल था, ठीक है, ये स्टेबल था और ये रोटेट कर रहा था। किसके लिए? ये डीसी मशीन के लिए। लेकिन हम लोग जब सिंक्रोनस मोटर बनाते हैं या सिंक्रोनस मशीन बनाते हैं तो उस समय हम लोग फील्ड वाइंडिंग को घुमाते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को स्थिर रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन देखिए, पहले तो हम आपको ऑप्शन देख लें, इसके बाद बता रहे हैं फिर क्या क्या हो सकता है इसके पीछे का रीजन। क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान है, अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है, दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान है, दो स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर इररिस्पेक्टिवली, क्या बोला यार, 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। ये बात तो सही है कि 2 ही स्लिप रिंग लगे होते हैं अल्टरनेटर में केवल हमें 2 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ती है, और इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ती है। ये बात तो सही है। इसके पीछे का भी और भी रीजन है, वो रीजन समझ लीजिए। देखिए हम लोग फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे इसलिए बनाते हैं क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग काफी हैवी होती है, तो ज्यादा भारी चीज को घुमाना आसान है या फिर हल्का चीज को घुमाना आसान है, ये बताइए। जैसे ये आर्मेचर आपको 11 किलो वोल्ट यदि आउटपुट में चाहिए रहता है तो उसके लिए हमें आर्मेचर वाइंडिंग भी हमारी काफी हैवी होगी, और यदि ज्यादा भारी वाइंडिंग को आप घुमा रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत चाहिए, प्लस मशीन का आर्मेचर जहां पे मूव कर रहा है उसका पूरा कंस्ट्रक्शन, ये कहिए कि उसकी बॉडी, उसका योक वो भी काफी तगड़ा होना चाहिए, उसका शाफ्ट भी काफी तगड़ा होना चाहिए। तो ये सब घाटा रहता है आर्मेचर वाइंडिंग को घुमाने के पीछे, ठीक है। और जो हमारा फील्ड है, फील्ड को घुमाना आसान इसलिए होता है क्योंकि जो फील्ड वाइंडिंग थोड़ी सी क्या बहुत हल्की होती है अल्टरनेटर के केस में। भाई डीसी मशीन के केस में जस्ट ये अपोजिट है। तो डीसी मशीन को आप लोग यहाँ पे कंपेयर मत करिएगा, ठीक है। यहाँ अल्टरनेटर की बात हो रही तो अल्टरनेटर के केस में हम लोग हमेशा फील्ड को ही रोटेट कराते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग स्टेबल रखते हैं या फिर स्थिर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। बस इतना ही दिया है आपके ऑप्शन में, तो बस इतना ही समझिए, बाकी इसके पीछे का लॉजिक जो मैं बताया उसको केवल याद रखिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि वो आपसे पूछेगा भी नहीं जल्दी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ऐसे जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? डैम्पर वाइंडिंग क्यों उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखो भाई, डैम्पर वाइंडिंग का मैं आपको 2 उपयोग बताया था। सबसे पहला तो उपयोग ये होता है कि डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग से बचाती है, ठीक है। मोटर में जनरेटर सिंक्रोनस मोटर में जब हंटिंग प्रोड्यूस होता है निरंतर लोड में बदलाव करते रहने से, तो उस हंटिंग से बचाता है हमारा डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम यह है कि यदि सिंक्रोनस मोटर को हमें सेल्फ स्टार्टेड बनाना है, आपकी जो सिंक्रोनस मोटर है वो सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है, ये तो सबको पता है ना। इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड होती है लेकिन सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती, ठीक। तो यदि सेल्फ स्टार्टेड उसे बनाना है तो उसके लिए भी हम लोग यूज कर लेते हैं किसका? आपके डैम्पर वाइंडिंग का। उसके लिए भी हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का यूज कर लेते हैं। तो देखिए क्या दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए क्या क्या है आपके पास। हीटिंग लिखा है, देखो ये हीटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, हंटिंग नहीं लिखा है। चलो, तांबे के नुकसान को कम करता है, रिड्यूस वाइंडिंग लॉसेस और प्रिवेंट द हंटिंग इफेक्ट। यस, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हंटिंग। देख भाई, कई लोगों से पढ़ने में मतलब वो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत तेजी में रहते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना रहता है, एग्जाम टाइम में भी बैठेंगे तो पता नहीं किस तेजी में रहते, ऑप्शन दिखा नहीं कि तुरंत टिक करके आगे बढ़े, तो ऐसे लोग थोड़ा सा सावधान हो जाएं। भाई देखो यहाँ पे आपको परेशान करने के लिए ही इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, हीटिंग का कोई सेंस ही नहीं है मशीन में, फिर भी आपको हीटिंग दे दिया हुआ है कि हंटिंग को आप हीटिंग पढ़ लें और टिक करके तुरंत आगे बढ़ें और वो आपके साथ खेल जाए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग कि किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है, इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो केवल और केवल डीसी सप्लाई के द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें एसी सप्लाई का यूज हम लोग बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लाटिंग हो गया या फिर बैटरी चार्जिंग हो गया, ये दोनों काम हमेशा और हमेशा डीसी के द्वारा ही किया जाता है। कभी भी एसी के द्वारा बैटरी चार्जिंग नहीं किया जाता है या फिर कभी भी एसी के द्वारा इलेक्ट्रोप्लाटिंग नहीं किया जाता। ठीक है, वो हमेशा और हमेशा डीसी के द्वारा ही किया जाता है। बाकी ये जो काम है ये एसी के द्वारा भी हो सकते हैं, डीसी के द्वारा भी हो सकते हैं, दोनों द्वारा हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य उपयोग इसमें से कौन सा है। तो सिंक्रोनस मोटर का मुख्य उपयोग हम लोग क्या यहाँ पे टिक कर सकते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। इसको पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर को यदि ओवर एक्साइटेड हम लोग कर देते हैं, मतलब कि लीडिंग पावर फैक्टर पे चला ओवर एक्साइटेड कर देंगे तो वो उस समय सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह कार्य करने लगती है और सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह कार्य करेगी। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी जो मोटर है वो मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रही है। लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रही है तो उसका ही यूज हम लोग कर लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को बूस्ट अप करने के लिए, या फिर वोल्टेज यदि बहुत ज्यादा लैगिंग नेचर का हो जा रहा है तो उसको सही करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। दशमलव को बाइनरी में कैसे बदला जा सकता है ये तो सबको पता होगा, बताइए इसका आंसर, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं। चलो भाई, तो ये तो आपका डिजिटल का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सब लोगों को आना चाहिए। मतलब कि आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है यार, डिवाइडिंग डेसिमल बाई 2, है ना, इसी तरीके से तो चेंज किया जाता है। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा मेरे भाई, इतना तो कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। सीआरओ, सबसे पहले तो सीआरओ का फुल फॉर्म बता दो। सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, सीआरओ का फुल फॉर्म कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, अच्छा इसके द्वारा हम लोग क्या मेजर करते हैं, इसके द्वारा हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। इसको मेजर करते हैं भाई सीआरओ के द्वारा, फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। जब आप सीआरओ जैसे आप करंट का फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं या वेवफॉर्म देखना चाहते हैं या फिर वोल्टेज का देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या रहता है कि सीआरओ में कनेक्शन जो दिया जाता है ना, वो कनेक्शन किसके द्वारा दिया जाता है, नॉब के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा वहां पे आप केबल नहीं कहेंगे, उसको नॉब कहा जाता है जो कनेक्शन दिया जाता है सीआरओ में। और नॉब से जब कनेक्शन दे दिया जाता है उसमें, तो यदि आपको स्क्रीन पे देखना रहता है करंट का वेव फॉर्म, तो वहां पे करंट का वेव फॉर्म भी ऐसे वो एकदम काफी अच्छे से विजुअलाइज कराता है सीआरओ। चाहे आपको वोल्टेज का वेव फॉर्म देखना है तो वोल्टेज का भी वो काफी अच्छे से विजुअलाइज कराता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग कि क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है, तो क्लास ए एम्पलीफायर जो है, यह एम्पलीफायर कितने डिग्री पे काम करता है। तो सबसे पहले तो ये बता दो कि ये कितने डिग्री पे काम करता है। ये 360 डिग्री पे काम करता है। कितने पे, 360 डिग्री पे काम करता है। ठीक है, अच्छा पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज कि जो क्लास ए एम्पलीफायर है इसमें जो डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन मिनिमम होती है। क्या होता है भाई, डिस्टॉर्शन मिनिमम होती है। मिनिमम डिस्टॉर्शन मतलब इसके द्वारा यदि कोई साइन, इसमें कोई साइन वेव दिया जा रहा है तो यहां से लेके और यहां तक टोटल कितना एंगल बनता है, यहां से लेकर भाई टोटल ये 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पाई हुआ और यहाँ पे 2 पाई, मतलब 0 से लेके 360 हो गया ना। तो 0 से लेके 360 तक को ये पूरा के पूरा सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है आपका क्लास ए। ठीक है, और जो क्लास बी है, क्लास बी कितने तक करेगा, 0 से लेके 180 तक, सॉरी 360 से लेके 360 से कम और 180 से अधिक आपका क्लास बी टाइप का करता है। ठीक है,
तो इसका सबसे बेहतरीन फायदा क्या है? सबसे बेहतरीन फायदा है इसमें डिस्टॉर्शन बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि ये पूरे सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है ना। चल, यहां पे आपसे क्वेश्चन बोला है कि 220 आरएमएस वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है? तो आरएमएस वोल्टेज और पीक वोल्टेज के बीच रिलेशन बताइए। आरएमएस वोल्टेज और पीक वोल्टेज के बीच रिलेशन क्या होता है भाई? यहां पे लिख लो कि वी आर एम एस इक्वल टू वी पीक, वी पीक अपॉन √2, वी पीक अपॉन √2। यहां पे क्या दे रखा है? आपको दे रखा है आरएमएस वोल्टेज और आपसे पूछा क्या है? पीक वोल्टेज पूछा है। तो यहां से पीक वोल्टेज निकाल लो। वी पीक इक्वल टू कितना हो जाएगा यार? ये √2 हो जाएगा। और वी आरएमएस की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई? 220 वोल्ट दिया हुआ है। 1.41 मल्टीप्लाइड बाई 220, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई भी कर ही दें क्या तुरंत? रुक जाओ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई भी कर ही दे रहा हूं। 2 8 2, ठीक, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो 2 8 2 10, 8 2 10 1 11, और ये 2 1 3, 310, 310.2, 310 हो रहा है, 310 वोल्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बस 1.41 का मल्टीप्लाई कर लेना है आपको 220 के साथ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि डिप्लेशन रीजन कैसे बिहेव करता है। सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि डिप्लेशन रीजन बनता कहां पे है, डिप्लेशन रीजन कहां ऑकर होता है, ये आपको बताना है। तो देखो, डिप्लेशन रीजन जहां पे हम लोग दो सेमीकंडक्टर को एक साथ कनेक्ट करते हैं, दो तरह के अलग अलग सेमीकंडक्टर को हम लोग एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे बनता है हमारा डिप्लेशन रीजन। जब इसमें कोई ना कोई बायसिंग की जाती है तब, जब इसमें कोई ना कोई बायसिंग की जाती है तब। ठीक है, तो ये हमने ले लिया एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है, और ये हमने ले लिया एक एस टाइप का, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। पी टाइप के सेमीकंडक्टर आप सभी को पता है कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राइवैलेंट का अशुद्धि मिलाते हैं या ट्राइवैलेंट एलिमेंट का डोपिंग करते हैं, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में हम लोग पेंटावैलेंट टाइप के एलिमेंट का डोपिंग करते हैं। इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, और जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर का कनेक्शन हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर का कनेक्शन बैटरी के नेगेटिव सिरे से कर देते हैं, तो उस कनेक्शन को हम लोग करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन। उसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन। ठीक है, आपको समझना है यहाँ पे डिप्लेशन रीजन। तो देखिए डिप्लेशन रीजन क्या होता है, जब यहाँ पे करंट फ्लो होती है इस बैटरी के द्वारा, जब यहाँ पे करंट फ्लो होती है इस बैटरी के द्वारा, तो यहाँ पे दो लेयर कुछ इस तरीके की बन जाती है, दो लेयर कुछ इस तरीके की बन जाती है। तब यहां से जो हमारा ये पी है, जो हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसके होल्स, इसके कुछ होल्स इस लेयर को, या फिर ये कहिए कि इस पर ये जो पी टाइप और एन टाइप दोनों एक जगह जुड़े हुए हैं, या इस लेयर को पार करके तो इधर की तरफ चले आते हैं, इधर की तरफ चले आते हैं, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन इसको पार करके इधर को चले आते हैं। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन दिखने लगती है। किसकी कंस्ट्रक्शन दिखने लगती है भाई? कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन दिखने लगती है। कैपेसिटर में भी आप लोग जानते हैं, कैपेसिटर में दो प्लेट होती है, दोनों प्लेट पे अलग अलग चार्ज होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे निगेटिव चार्ज होती है। तो यहाँ पे कैपेसिटर आपको दिया नहीं है, कैपेसिटर नहीं दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। कैपेसिटर के अंदर हम लोग क्या भरते हैं? कैपेसिटर के अंदर कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही भरते हैं, तो यहाँ पे इंसुलेटर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। इस सामग्री का नाम बताना है। देखो भाई, जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है वो आंसर आप लोग करेक्ट मानिएगा। निम्मी वाली बुक में जो आपके पास पीडीएफ है उसमें आंसर कुछ गलत हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर वहां पे गलत ही पाओगे। वहां पे उसने आंसर दे रखा है वायर स्लिप, वायर स्लिप आंसर दे रखा है, जबकि ये वायर स्लिप आपको मैं बता दूं कि वायर स्लिप कुछ इस तरीके के पतले पतले पाइप होते हैं, और इन वायर स्लिप्स का यूज कहां पे किया जाता है? जैसे दो केबल है, उन केबल को यदि जोड़ना है तो जहां पे जोड़ा जाता है वो टर्मिनल ओपन हो जाता है, उसको कवर करने के लिए ऊपर से हम लोग एक पतली पाइप चढ़ा देते हैं। उस पाइप को थोड़ा सा हीट कर दिया जाता है लाइटर के द्वारा या फिर किसी भी
हॉट एयर के द्वारा उसको थोड़ा सा हीट कर देने से क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है तुरंत उस टर्मिनल पे या उस ज्वाइंट पे चिपक जाता है, जिससे इंसुलेशन का काम किया जाता है। ठीक है, तो वो होता है वायर स्लिप। तो यहाँ पे वायर स्लिप ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको देख के भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सर स्ट्रिप टाइप का कुछ है और इसका यूज हम लोग बांधने के लिए ही करेंगे, क्योंकि ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, ये एक आपको बटन यहाँ पे दिख रहा है, और इस बटन को ही हम लोग क्या करते हैं, ये जो होल बना हुआ है इस होल में फंसा देते हैं। ठीक है, तो ये बांधने का ही काम कर सकता है, ये स्लिप का तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो वायर फेरल है, वायर फेरल का क्या मतलब है, ये इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो देखिए वायर फेरल का अक्सर यूज हम लोग करते हैं किसी भी केबल के एंड पे, और कुछ ये इस तरीके का रिंग टाइप का होता है, और इसका अक्सर यूज हम लोग करते हैं अलग अलग कंडक्टर, जैसे एक ही केबल है तो एक ही केबल में 3-4 कंडक्टर होते हैं, 3 तो कंडक्टर होते ही होते हैं। तो कंडक्टर को पहचानने के लिए ये कई सारे कलर का, मतलब आपके पास लगभग 12 कलर है ना, तो 12 एक कलर नहीं, इसमें मिक्स कलर लगभग 15 से 16 कलर के आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। ये 15 से 16 कलर के मार्केट में अवेलेबल हैं, और इनका यूज बस इसलिए किया जाता है ताकि कंडक्टर की पहचान की जा सके। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए कि इधर आर वाई बी 3 फेज है, आर वाई बी 3 फेज है, ये तीनों कंडक्टर को कहीं पे कट कर दिया गया है, और फिर अगले किसी केबल से आपको कनेक्शन करना है, तो उस केबल का भी आर वाई बी फेज ही जुड़ना चाहिए ना, तो इसके लिए ही हम लोग इस वायर फेरल का यूज करते हैं। ठीक है, नायलॉन केबल टाई ये सब लोग देखे होंगे, काफी काफी पतली होती है आपकी ये नायलॉन केबल टाई, इसके द्वारा केबल को भी बांधा जाता है। जैसे एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे उसका कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, एक पतली रस्सी की तरह की होती है, और उसमें दांता बना रहता है दूसरे साइड में, उसको ऐसे केवल खींच दिया जाता है तो वो टाइट बच जाता है अपने आप ही। ठीक है, तो वो होती है आपकी टाई, नायलॉन केबल टाई। बाकी ये जो आपके सामने फिगर दिया हुआ है, ये फिगर किसका है, ये फिगर है आपके केबल बाइंडिंग स्ट्रिप का। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। आप लोग बुक वाला मत देखिएगा, वहां पे ऑप्शन बी दिया वो गलत दिया है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाने वाला कौन सा इसमें डिवाइस है, वो है आपका थर्मल रिले। थर्मल रिले भाई, इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है कि ये क्या करेगा, ये हीटिंग से हमें बचाने का काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये थर्मल पे, मतलब कि ये हीट पे ही ऑपरेट होने वाला रिले है, तो ये हीट से बचाने का काम करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। देखो यार, इसका हिंदी कुछ अजीब टाइप का लिखा रहता है, इंग्लिश वाला पढ़ो। विच डिवाइस प्रिवेंट फ्लेयर आउट ऑफ स्ट्रिप्ड एंड स्टैंडर्ड केबल इन द पैनल बोर्ड। पैनल बोर्ड में गुथे हुए, मतलब कि ये बोला है आपसे कि पट्टियों और गुथे हुए केबल को एक तरह से ये कि ढीला होने से या फिर उसके चमक, जो भी लिखा है चमक आने से रोकता है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आपका स्लिप्स। उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्लिप्स, ऑप्शन ए। उसके लिए हम लोग स्लिप्स यूज करते हैं। नहीं, स्लिप्स तो लास्ट में यूज किया जाता है। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, स्लिप्स नहीं, ये होगा लक्स एंड थिम्बल। लक्स एंड थिम्बल ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। ये लक्स लास्ट में ऐसे किनारे पे जुड़े रहते हैं, किनारे पे कुछ इस तरीके की आकृति होती है लक्स की। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे होल भी रहता है, और इसी के द्वारा बाहर कहीं दूसरे टर्मिनल पे कनेक्शन भी किया जाता है। तो ये पट्टियों में गुथने का काम या फिर बंधने का, चमक को रोकने का काम कौन करता है, आपका लंग्स एंड थिम्बल करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्लिप्स नहीं होगा, स्लिप्स के बारे में तो मैं अभी आपको बताया कि स्लिप्स क्या होते हैं भाई, वो पतले पतले पाइप होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एसी ड्राइव ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम बताना है। यहाँ पे जो एक्स दिया हुआ है इसका नाम बताना है। तो देखिए ये जो पहला फिगर है ये क्या है भाई, ये आपका एसी सप्लाई है। ये क्या है, एसी सप्लाई है। ठीक है, एसी सप्लाई। फिर ये क्या है यार, ये है आपका रेक्टिफायर। ये क्या है मेरे भाई, ये है आपका रेक्टिफायर। और ये क्या है, ये है आपका डीसी बस।
डीसी बस, ठीक है। फिर ये है आपका इन्वर्टर, इन्वर्टर, और ये क्या है, ये है आपका मोटर, एसी मोटर, ठीक है। तो हमने इसमें जितने भी कंपोनेंट है सारे कंपोनेंट का एक्सप्लेनेशन कर दिया है। रेक्टिफायर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एसी सप्लाई, एसी सप्लाई हमें प्राप्त हुई। यहाँ पे एसी सप्लाई को हमने क्या किया, एसी सप्लाई को हमने डीसी में चेंज किया, किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। रेक्टिफायर क्या किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब ये डीसी यहाँ पे एक बस पे दी गई, यहाँ पे एक बस पे दी गई डीसी। इस डीसी को फिर हम लोग एक इन्वर्टर की सहायता से क्या करते हैं, इस डीसी को फिर कन्वर्ट करते हैं किसमें, एसी में। इस डीसी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, एसी में, जिस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब यहीं पे मेन कंट्रोलिंग की जाती है एसी ड्राइव का। एसी ड्राइव का मेन कंट्रोलिंग जो होता है यही इन्वर्टर सर्किट में ही होता है, ठीक है। एसी ड्राइव का मेन कंट्रोल जो होता है वो यहीं पे होता है। जितना यहाँ पे फायरिंग एंगल दिया जाता है, जितना हम लोग एंगल सेट करेंगे उसी हिसाब से हमें आउटपुट पे एसी मिलती है, ठीक है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये बताइए कि यहाँ पे भी आप एसी ही ले रहे हो और यहाँ पे आप एसी ही ले रहे हो, तो आप सीधे सीधे एसी से ही क्यों नहीं चला रहे हो, इतना खर्च करने का क्या मतलब है। मतलब आप एसी को ही एसी में चेंज कर रहे हो, पूरी डिवाइस लगा के, इसका फायदा क्या है आपको। इसका फायदा यही है बेटा कि आप आसानी से इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ फायरिंग एंगल केवल चेंज करके। यहाँ पे केवल इन्वर्टर सर्किट में जो हम लोग आईजीबीटी लगाते हैं या एससीआर लगाते हैं या फिर पावर मॉसफेट लगाते हैं, तो उसके केवल फायरिंग एंगल को चेंज करके हम लोग आसानी से इसके आउटपुट को भी कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इन्वर्टर सर्किट लगाते हैं। तो ये इसके बारे में आपसे पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा आपका डीसी बस, ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में साइक्लो कन्वर्टर का यूज किया जाता है, साइक्लो कन्वर्टर पावर ड्राइव मॉड्यूलेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। चल, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है, आईजीबीटी का क्या कार्य है यार, आईजीबीटी का कार्य है कंट्रोल करने का। क्या कार्य है इसका, कंट्रोल करने का, इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है पावर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल द पावर डिलीवर टू मोटर, कंट्रोल द पावर डिलीवर टू मोटर, ठीक है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एसी को डीसी में चेंज करने का काम कौन कर रहा था, आपने देखा था ना डीसी बस में, वो जो मैं पूरा एक ब्लॉक आपको बनाया था, तो एसी को डीसी में चेंज करने का काम रेक्टिफायर कर रहा था, है ना। चलिए, यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है, यूपीएस का फुल फॉर्म सबको पता है ना, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेना यार आप लोग। पावर सप्लाई और ये यूपीएस कितने तरीके का होता है, ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा है, एक होता है आपका ऑनलाइन यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस, और एक होता है आपका ऑफलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस, ठीक है। तो यूपीएस का यदि टाइमिंग बढ़ाना है, बैकअप टाइमिंग बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या यूपीएस के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि यूपीएस में जो हम लोग बैटरी यूज कर रहे हैं वो बैटरी, उस बैटरी का एम्पियर आवर रेटिंग थोड़ी सी अधिक हो, उस बैटरी की एम्पियर आवर रेटिंग अधिक हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको भी सही होता हुआ दिख रहा होगा कि भाई यदि मान लीजिए कि आपके पास केवल 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एएच का ही आपके पास बैटरी है, 100 मिली एएच का, और आप चाहें कि यही बैटरी हमें 10 घंटे का बैकअप दे दे, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, ये मैक्सिमम आपको देगी कितने देर का, 4 से 5 घंटा या फिर 6 घंटा, इतना से अधिक नहीं दे सकती है ये बैटरी, ठीक है। तो भाई बैकअप टाइम आपको बढ़ाना है तो बैटरी का एम्पियर आवर रेटिंग भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का क्या कारण है। यदि आपका यूपीएस है, यूपीएस पूरे लोड के साथ ट्रिप कर जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमने इनकरेक्ट सेटिंग की है। इसमें जो हमारी सेटिंग है यूपीएस के साथ जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट लोडिंग, इनकरेक्ट लोड सेटिंग, इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग, ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? भाई स्टीम पावर प्लांट आपने देखा है कि आप स्टीम पावर प्लांट के बारे में पढ़े भी। स्टीम पावर प्लांट को हम लोग थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है इसने कि जो फीड वाटर है, फीड वाटर को गर्म करने का काम कौन करता है? तो फीड वाटर को गर्म करने का काम कौन करता है भाई? जो हमारा इकोनोमाइजर लगा होता है। इकोनोमाइजर क्या करता है? फीड वाटर को फ्लू गैसेस के द्वारा क्या करता है? गर्म करता है। इकोनोमाइजर इसको क्यों कहा गया? क्योंकि जो हमारा आपका जहां पे कोयला दहन होता है, जहां पे कोयला दहन होता है, तो इस भट्टी के आसपास पूरा पूरा पतले पतले पाइप मतलब चारों तरफ लगे होते हैं, ठीक है। और इस भट्टी के जलने से भाई कोई भी चीज यदि जल रहा है तो उसके आसपास उष्मा फैलेगी ना। उसके आसपास जो उष्मा फैलती है उस उष्मा का भी यूज हो जाता है उस पाइप, जो इसके आसपास पाइप लगे रहते हैं भट्टी के पास में, ठीक है। और भट्टी के जस्ट बाद हमारा क्या लगा रहता है? एक सुपर हीटर लगा होता है। तो भट्टी में तो जो टेम्परेचर का जो कोयला के जलने का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 240 या 300 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जब ये सुपर हीटर में जाता है तो इसका हीट थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाता है। ये कहिए कि थोड़ा सा नहीं, इसको दोगुना कर दिया जाता है। ये कितना हो जाता है? लगभग 540 डिग्री सेल्सियस या फिर 600 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। 600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो उसी टेम्परेचर के स्टीम का या फिर कि उसी टेम्परेचर का हम लोग यूज करके और जो फीड वाटर जो रिसाइकिल करके वाटर जाती है ऊपर, जो टरबाइन पे पानी गिरने के बाद जो टरबाइन कंडेंसेशन के द्वारा नीचे इकट्ठा हो जाती है, तो उसी को फीड वाटर हम लोग मतलब कि उसमें पंप लगा के उसको फिर से ऊपर भेजते हैं और वो इकोनोमाइजर के द्वारा पानी वो गर्म होती रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के अनुमेय भार कौन सा है? अनुमेय भार कौन सा है? तो भाई डोमेस्टिक के लिए हमने आपको बताया था कि डोमेस्टिक के लिए ये भार कितना होना चाहिए? डोमेस्टिक के लिए ये 800 होना चाहिए। किसके लिए भाई? ये 5 एम्पियर सर्किट के लिए 800 वाट होना चाहिए। टोटल पॉइंट कितने रहने चाहिए इसमें टोटल पॉइंट हमारे 10 हो सकते हैं। टोटल पॉइंट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10, ठीक है। अच्छा, पावर सर्किट के लिए ये वैल्यू कितनी होती है? पावर सर्किट के लिए ये वैल्यू टोटल होती है 3000 वाट। 3000 वाट। और टोटल कनेक्शन कितने हो सकते हैं? टोटल पॉइंट्स लिख लो। टोटल पॉइंट्स कितने हो सकते हैं? टोटल पॉइंट्स 2 हो सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटल पॉइंट्स 10 हो सकते हैं। टोटल लोड 800 वाट। और पावर सर्किट के लिए टोटल लोड कितने हो सकते हैं? कितना होना चाहिए? 3000 वाट। और जो पॉइंट्स है वो पॉइंट 2 ही होने चाहिए। यदि 3 पॉइंट है तो उसके लिए हमें 2 पावर सर्किट बिछानी पड़ेगी, ठीक है। चलो, किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? किस प्रकार का एसी प्रसारण? देखो इसका हिंदी कितना तगड़ा लिखा है, एसी प्रसारण। ये लग रहा है जैसे टीवी पे प्रसारण हो रहा है उसकी बात कर रहा है। कुल मिला के यहाँ पे बात किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन, एसी डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है वो ज्यादातर किस सिस्टम में किया जाता है, या किस सिस्टम आपका 2 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, या फिर 2 फेज 3 वायर सिस्टम होता है, या सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम होता है। तो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज 3 वायर सिस्टम ही होता है। आपने यही देखा होगा कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है घर गांव के आसपास भी, वहां पे 3 फेज 3 वायर ही 3 वायर ही होते हैं और तीनों में तीनों फेज चलता रहता है या तीनों फेज फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो सार्वभौमिक रूप से 3 फेज 3 वायर सिस्टम ही यूज किए जाते हैं। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रॉस आर्म होता है क्या है? तो क्रॉस आर्म को थोड़ा सा देख लो, मैं फिगर की सहायता से बता दे रहा हूं आपको क्रॉस आर्म कैसी होती है। क्रॉस आर्म कुछ इस तरीके की लगी होती है। ये है आपका खंभा, ठीक है, ये है आपका खंभा और ये है आपका क्रॉस आर्म। और इसी क्रॉस आर्म के ऊपर आपके इंसुलेटर लगे होते हैं ना। इसी क्रॉस आर्म के ऊपर ऐसे इंसुलेटर लगे होते हैं और इस इंसुलेटर के ऊपर ऐसे कंडक्टर जाते हैं। इसी इंसुलेटर के ऊपर आपके कंडक्टर जाते हैं।
तो ये जो क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म क्या करता है, ये क्रॉस आर्म मुख्य रूप से जो हमारे इंसुलेटर है उन इंसुलेटर को होल्ड करता है। बाकी जो कंडक्टर है, कंडक्टर को तो भाई सहारा देने का काम आपका खंभा कर ही रहा है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार कि लाइन कंडक्टर को सहारा देना, भाई लाइन कंडक्टर को सहारा तो ये पूरा सिस्टम ही दे रहा है ना, तो केवल क्रॉस आर्म सही नहीं हो सकता। फिर अगला है कि होल्डिंग द इंसुलेटर ऑन ओवरहेड लाइन। ठीक, ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर्स को होल्ड करना, ये काम है आपके क्रॉस आर्म का। ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोल्स रिले का क्या कार्य है? बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोल्स रिले का काम ये है कि भाई बुकोल्स रिले क्या करता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। या फिर इसको एक लाइन में हम लोग ये कह सकते हैं कि यह इंटरनल फॉल्ट से हम बचाता है किसको, ट्रांसफार्मर को या फिर किसी परिपथ को। ठीक है, इंटरनल फॉल्ट। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो भाई ट्रिप कॉइल का मेन उद्देश्य क्या होगा? ट्रिप कॉइल हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि आसानी से मोटर, जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो सर्किट ब्रेकर आसानी से कहीं भी ट्रिप करा दिया जाए सर्किट ब्रेकर को। ठीक है, तो इसका मेन काम यही है कि ये क्या करे, रिमोट ऑपरेशन, मतलब कि ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा दे, यही काम होता है आपके ट्रिप कॉइल का। ठीक है, ये ट्रिप कॉइल किसके साथ कनेक्टेड रहती है? ये ट्रिप कॉइल रिले के साथ कनेक्टेड रहती है। पहले रिले कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करता है, सेंस करके तब फिर ट्रिप कॉइल को सिग्नल देता है। ट्रिप कॉइल ट्रिप होती है तो उससे जुड़ा रहता है हमारा जो सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर का लीवर, वो लीवर जैसे ही हटता है तो फिर हमारा लाइन कट जाता है या फिर ये कि एक लाइन वियोजित हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मिलेंगे हम।